हेलो जी, नमस्कार आप सभी को। मैं हेमंत कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं प्रो मैथ्स मेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी प्यारे मित्रों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका प्रिपरेशन हमारे साथ बहुत शानदार और बहुत अच्छा चल रहा होगा, और हम रोज कुछ ना कुछ आपको नया सिखाने के क्रम में हैं और उम्मीद करते हैं कि आप उसको अच्छे तरीके से ग्रैब कर रहे होंगे। तो कॉपी पेन लेकर आप तैयार हो जाएं। कॉपी पेन लेकर आप तैयार हो जाएं, और जो हमारा डिस्कशन चल रहा था वो किस चीज पर चल रहा था? हमारा डिस्कशन चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट पर। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर हमारा डिस्कशन चल रहा था। उस डिस्कशन में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने उसमें पढ़ा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, उसका नेचर क्या है, यह साधारण ब्याज से किस तरीके से भिन्न है, और जो भी हमारा रेट होता है वो कंपाउंड होने पर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा कि फॉर्मूले से कैसे हम कर सकते हैं, रेशियो से कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। हमने सक्सेसिव नेचर पढ़ा, और इन सभी चीजों पर प्रैक्टिस करके इन कॉन्सेप्ट को कंसोलिडेट करने का काम किया। अगर आप इतनी सारी चीजों के बारे में क्लियर हैं तो आप इस लेसन से चालू कर सकते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो इस लेसन पर डायरेक्ट आया है तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप पहले जाइए और कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा पहला वीडियो देखकर आइए, जिससे ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है मेरे भाई, जब आप पिछली क्लास की सारी चीजों को क्लियर करके आएंगे तो आज जो हमारा उद्देश्य आपके साथ होने वाला है वो क्या होने वाला है? हम पहली चीज आपको बताना चाहते हैं कि जैसे हमने कल सीखा कि अगर रेट इस तरीके से है कि वो किसी पहले साल में 5% और दूसरे साल में 10% के दर से बढ़ रहा है, घट रहा है, या पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, या पहले घट रहा था फिर बढ़ रहा है। जब भी हम लॉस की या घटने की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? रेट को निगेटिव सिंबल के साथ लेंगे। अब जब हम प्रॉफिट या बढ़ने की बात करेंगे, इंक्रीज होने की बात करेंगे, तो हम रेट को पॉजिटिव सिंबल के साथ लेंगे। ये बातें हमने याद रखी थी। उसके साथ हमने सीखा था कि अगर किसी चीज को पहले 5% फिर 10% बढ़ाया जाए तो कंपाउंड के लिए सक्सेसिव नेचर क्या होता है, और उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था कि अगर 2 वर्ष का इंटरेस्ट या 2 वर्ष का इंक्रीजमेंट दिया हो तो सक्सेसिव इंक्रीजमेंट क्या होता है, उसके लिए आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। और अगर 3 वर्षों के लिए रेट का इंक्रीजमेंट या कोई इंक्रीजमेंट या सक्सेसिव आपको परसेंटेज जो है कैलकुलेट करना है तो आप क्या कर सकते हो? इस पर हमने विस्तृत चर्चा पहले लेसन में करी है। पूरा एक लेसन हमने इसी पर करा है, तो वो आप जाकर विजिट कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा सारी चीजें। ठीक है, हमने इन फॉर्मूले की बात करी 2 सालों के लिए, 3 सालों के लिए। ठीक है, किस तरीके से सक्सेसिव रेट, सक्सेसिव परसेंटेज, सक्सेसिव इंटरेस्ट निकाला जा सकता है। इसके साथ साथ हमने रेशियो का तरीका भी पढ़ा कि कैसे हम रेशियो का यूज करके फाइनलाइज कर सकते हैं चीजों को। ये सारी चीजों पर हमने बात कर ली थी। अब मैं आपसे चर्चा करने चल रहा था कि जैसे कि हमने बात करी रेट की, हमने कहा किसी स्पेसिफिक वर्ष में, पहले साल में मान लो कोई रेट, कोई इंक्रीजमेंट, जैसे किसी की सैलरी बढ़ रही है, कहीं का जनसंख्या बढ़ रहा है, कहीं इंटरेस्ट देना है। अक्सर क्या होता है, सवाल कह देता है कि शहर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है, अथवा राम ने रहीम को 10% की दर से उधार दे दिया। हाँ या ना? यही करते हैं ना?
तो आपसे सीधा पूछा जाता है कि भाई बताइए कि 3 वर्षों बाद उसका इंटरेस्ट कितना होगा, 3 वर्ष बाद उसे कितना मिलेगा, शहर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है, 3 वर्षों बाद कितनी बढ़ जाएगी, ऐसे ही पूछा जाता है। यानी ज्यादातर हम केसों में देखते हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या इससे ज्यादा भी साल दिए हों, सभी का रेट एक जैसा होता है। यानी यहां केस क्या है, जैसे हम यहां पर 3 सालों के लिए अलग अलग रेट होते थे तो एक्स वाई जेड का यूज करते थे, तो ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं कि अगर एक्स वाई जेड जैसे इंटरेस्ट सभी एक जैसे हों, मेरे कहने का आप मतलब समझ रहे हो ना, हमने कल इस पर प्रॉपर चर्चा करी थी, आप उसको जाकर देखिए। फिर से मैं उदाहरण के तौर पे बता दे रहा हूं, जैसे राम एक व्यक्ति है जो किसी कंपनी में काम करता है, ठीक है। अब पहले वर्ष में उसकी सैलरी जो है वो x% इंक्रीज कर गई, दूसरे वर्ष में y% इंक्रीज कर गई और तीसरे वर्ष में z% इंक्रीज कर गई। तो कुल कितना इंक्रीज कर गई अगर हमको ये जानना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। मैं आपसे यहां ये कह रहा हूं, जैसे राम की सैलरी हर वर्ष मैंने क्या बोला, प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष क्या हो रहा है, 10% से बढ़ रहा है। तो पहले वर्ष भी 10% बढ़ेगा यानी x की वैल्यू क्या हुई, दूसरे वर्ष भी 10% बढ़ेगा यानी y की वैल्यू क्या हुई, तीसरे वर्ष भी z% बढ़ेगा यानी z की वैल्यू क्या हुई। आप ये कह सकते हैं कि सर x, y और z तीनों की वैल्यू एक जैसी है, एक जैसा इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो यही बात मैं कह रहा हूं कि अगर अलग अलग वर्षों में जो हम अलग अलग इंटरेस्ट काउंट करते हैं वो एक ही जैसा हो, अगर ऐसा हो, और ज्यादातर हमें ऐसे केस मिलेंगे, तो उस स्थिति में हमें किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो क्या कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड बराबर r, ठीक है। जब ये कंडीशन होगी तो क्या करना है, पहली चीज आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन लेसन पढ़ा होगा, तो एक पिरामिड के बारे में उसमें चर्चा करते हैं। नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं एक छोटा सा आपको पिरामिड बनाकर दिखाता हूं, उसको आप जो है थोड़ा सा देखिए, समझिए, आपने देखा होगा 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 पिरामिड की तरह बन रहा है। बन कैसे रहा है, ये एक था, अब ये एक दोनों तरफ ऐसे फिसलता चला जाएगा, ठीक है। अब एक को एक में जोड़े तो 2 आया। अब देखो ये एक फिसल कर यहां आ गया, 2 1 3 2 1 3 और ये एक फिसल कर यहां आ गया, ये मिला हमें। अब ये एक फिसल कर यहां आया, 3 1 4 3 3 6 3 1 4 1 का 1। इस तरीके से एक पिरामिड बनाया जा सकता है। बस आप इतना छोटा सा बात जान लीजिए। अब आप अगर इस तरीके को समझ गए हैं तो आप आराम से, अगर आगे भी आपको पिरामिड बनाना पड़े तो आप पिरामिड बना सकते हैं। हमें इस पिरामिड की जरूरत कहां तक पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा यहां तक पड़ती है। इसके आगे भी पढ़े तो बड़ी अच्छी बात है, मगर पड़ती नहीं है, ठीक है। चलिए अब आप इसको एक पिरामिड के रूप में याद रखिए। ये पिरामिड हमारे लिए कोफिशिएंट का काम करेंगे, ये पिरामिड हमारे लिए कोफिशिएंट का काम करेंगे, गुणांक का काम करेंगे, ठीक है। कहां करेंगे ये काम, आइए देखते हैं। आराम से एक एक चीज करते चलिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, मैंने कहा जब x बराबर y बराबर z है, तब मेरे भाई आप ये फार्मूला मत अप्लाई करिए, ना ये फार्मूला अप्लाई करिए। आपको क्या करना है समझिए, अगर x बराबर y बराबर r है, जैसे 2 वर्षों का, जैसे मैं कहूं राम की जो सैलरी है, राम की जो सैलरी है वो क्या करती है, 10% हर वर्ष बढ़ जाती है। राम की सैलरी हर वर्ष 10% बढ़ जाती है, तो 2 वर्षों बाद राम की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है, कितना प्रतिशत बढ़ जाएगी। तो आप प्रश्न को समझकर ये बात तो समझ गए कि उसको चाहिए सक्सेसिव इंटरेस्ट, कितना बढ़ जाएगी, कितना इंक्रीजमेंट हो जाएगा।
इतनी बात समझ में आई? तो इसके लिए आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर राम की सैलरी पहले वर्ष 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 10% बढ़ती है, तो आप जो है ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। अब मैं ये बताने जा रहा हूं, इस फॉर्मूले में खासियत ये थी कि दो अलग अलग वर्षों में अलग अलग इंटरेस्ट होता था। अब अगर इंटरेस्ट एक जैसा है, जैसे मैंने कहा 10% का इंटरेस्ट है, 2 सालों तक लेना है, तब आपको क्या करना है? तब आपको यहां लिखना है R, यहां लिखना है R², दोनों के बीच में दे देना है एक स्लैश, दोनों के बीच में क्या देना है? एक स्लैश देना है, आराम से। ठीक है, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर के लिए होता है, ये सेकेंड ईयर के लिए होता है। अब आप कहोगे सर क्या होता है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, बस इतना समझते चलो। ये फर्स्ट ईयर के लिए होता है, यानी इसका नो यूज है। ये सेकेंड ईयर के लिए होता है, ये थर्ड ईयर के लिए होता है। ठीक है। अगर सक्सेसिव इंटरेस्ट या इंक्रीजमेंट एक जैसा हो तो हम इनका यूज करते हैं। कहां करते हैं? देखो, जैसे उन्होंने कहा कि राम की सैलरी 10% की दर से 2 वर्ष तक बढ़ती है, तो कुल कितना बढ़ जाएगी? तो आप इसे कैसे लगा सकते थे? x + y + x × y / 100 बढ़ जाएगी, यही बढ़ेगी। तो आप लिखेंगे यहां 10 धन 10 गुने 10 बटा 100, 100 से 100 कट गया, 10 10 20, 20 और 1 21, 21% बढ़ेगी। यही सीखा था हमने पिछले क्लास में। ठीक है, अब हम आपको एक नया तरीका सिखा रहे हैं। ये तरीका कहां काम करेगा? जब x = y = z, यानी हर साल के इंटरेस्ट या इंक्रीजमेंट एक जैसे हो। जैसे यहां पर राम का हर साल 10% बढ़ रहा है, तो हर साल का इंक्रीजमेंट एक जैसा है। तो 2 सालों के लिए पूछा तो हमें क्या लिखना है? R या R और R²। अब देखो यहां पर ध्यान दो, ये वाला लाइन ना हमने केवल बनाने के लिए लिख दिया, ये हमारे सपने में है ही नहीं, छोड़ दो। बस ये दोनों हैं, तो यहां से 2 लो, यहां लिखो, और 1 लो, यहां लिखो। लिख दिया। R कितना था? 10%। तो 2 गुने 10 स्लैश में 1 गुने R मतलब 10 का स्क्वायर। R का मतलब 10, R पे स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर। तो 10 दहम में 100, 100 इकन्नम 100, और 10 दूना 20, हाँ या ना? चलिए, आप जब भी इनको अब क्या करना है, इनमें से यहां से दाहिने तरफ से लिखें और केवल 2 डिजिट लिखें, और जो बचे उसे आगे कैरी फॉरवर्ड कर दें। और ये जो स्लैश लगा था, इसके कारण 2 अंक पर दशमलव लगा दें। कितना आया? 21%। इसी चीज को आप फार्मूले से लगा सकते थे, आप फार्मूले से लगाना सीखे थे। अब मैं बता रहा हूं कि अगर एक्स वाई एक ही जैसे हो, मतलब हर साल का इंटरेस्ट एक ही जैसा हो, तो आपको फार्मूले के बगैर इस तरीके से चीजों को लगा सकते हो। ठीक है, क्या करना था? 2 साल के लिए केवल R और R² लिखना था। आ जाइए, अब इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, केवल 2 वर्षों के लिए। फिर हम पीछे आएंगे, हमारे पास स्ट्रक्चर हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, अभी बात करिए। अगर किसी शहर की जनसंख्या हर वर्ष 15% बढ़ रही है, अगर किसी शहर की जनसंख्या हर वर्ष 15% बढ़ रही है, तो 2 वर्षों में कितना बढ़ जाएगी? तो आपको क्या याद रखना है कि 2 वर्षों में जब भी कहे तो R और R² लिखना है। यहां 2 का गुणा करना है, यहां 1 का गुणा करना है। R की वैल्यू मेरे भाई कितना है? 15 है, तो R यहां 15 रखूंगा तो 15 दूना 30, और R की वैल्यू कितनी है? 15, तो 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि यहां से केवल 2 वर्ड लेने हैं, और जो बच जाए उसे कैरी फॉरवर्ड कर देना है, और इस स्लैश के कारण 2 अंक पर दशमलव लगा देने हैं। चेक करिए, क्या ये आसान था? अगर किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 15% बढ़ रही है, तो वह 2 वर्षों में कुल कितना बढ़ेगी? 32.25% बढ़ेगी। ठीक है, अगर अभिनय की हाइट प्रति वर्ष 12% से बढ़ रही है, अगर अभिनय की हाइट क्या हो रही है? प्रति वर्ष 12% बढ़ रही है, प्रति वर्ष 12% बढ़ रही है, तो 2 सालों में अभिनय की हाइट कितनी हो जाएगी? 2 साल, ये याद रखिए बार बार, अभी हम केवल 2 साल की बात कर रहे हैं। 2 सालों में अभिनय की हाइट कितनी बढ़ जाएगी? तो जब भी 2 साल कहे तो आपको क्या करना है? R और R², यहां 2 और यहां 1, तो यहां 1 लिखना है, यानी कुछ मत लिखिए तब भी चलेगा। R की वैल्यू क्या है मेरे भाई?
12 है। 12 का 2 में गुना 24, 12 का स्क्वायर 144। यहां से कितने वर्ड लेंगे? 2 वर्ड लेंगे। ये कहां जाएगा? आगे जाएगा। स्लैश के कारण डेसिमल कहां रखा जाएगा? कितना इंटरेस्ट आया? इंटरेस्ट निकल जाता है बार बार मुंह से, क्योंकि वो चीजें जबान पे चढ़ी हुई होती हैं। यहां पर इंक्रीजमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है। जैसे इस सवाल में मैंने कहा कि शहर की जनसंख्या बढ़ रही है, इस सवाल में मैंने कहा अभिनय की हाइट बढ़ रही है। हा? तो इस तरीके से चीजें, मगर कुल मिलाकर ये देखें कि कहां सक्सेसिव नेचर आता है। कभी भी किसी भी जगह इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट का सक्सेसिव नेचर कहां आता है, इसके लिए पहली वीडियो देखिए, तो आपको सक्सेसिव नेचर समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आप वो समझ पाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा आपसे कि 25% के दर से 25% के दर से इंक्रीज हो रहा है। 25% के दर से इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है? कोविड। कोविड जो है 25% के दर से इंक्रीज हो रहा है। 25% की दर से कोविड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 2 सालों में कुल कितना इंक्रीजमेंट हो जाएगा? हर वर्ष 25% इंक्रीज हो रहा है, तो 2 वर्षों में कितना इंक्रीज हो जाएगा? बस क्या करना है? r/r²। ठीक है, r की वैल्यू 25, 25 का स्क्वायर 625। यहां से क्या लेंगे? 25, 6 कहां जाएगा? आगे जाएगा। तो 25 6 31, दशमलव कितने अंक पर लगेगा? 2 अंक पर। कितना इंक्रीजमेंट होगा 2 सालों में मेरे भाई? यहां 2 का गुना करना था, तो 25 दूना 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 625। तो यहां से आप 25 लेंगे और ये 6 इसको दे देंगे तो हो जाएगा 56.25। ठीक है, बोलिए क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है मेरे भाई? अगर मैं आपसे कहूं कि 35% की दर से 35% की दर से घाटा, हर वर्ष घाटा लग रहा है किसी व्यवसाय में, किसी व्यवसायी को 35% की दर से घाटा लग रहा है, तो 2 वर्षों में घाटा कितना हो जाएगा? हर वर्ष 35% का घाटा लग रहा है, तो 2 वर्षों में घाटा कितना हो जाएगा? ठीक है, तो आप कहेंगे सर इसके लिए r और r² का यूज करना है। r का मतलब 35, r² का मतलब 1225। स्लैश लगाना है, यहां 1 का गुणा करना था तो किसी का मत करिए, यहां 2 का करना जरूरी है, वो कर दीजिए। तो 35 दूना कितना हो जाएगा? 35 दूना हो जाएगा 70, और ये क्या है? 1225। हाँ या ना? ये कितना है? 1225। यहां से कितने वर्ड लेंगे? 2 वर्ड लेंगे, और बचा हुआ 12 कहां जाएगा? आगे। तो कितना हो जाएगा? 82.25। हाँ या ना? ये बात आपको समझ में आ रही है कि अगर x बराबर y बराबर r हो, यानी 2 वर्षों में जो इंक्रीजमेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जो भी कुछ होना है, अगर हमको सक्सेसिव निकालना है, अगर हमको उसका सक्सेसिव निकालना है और x y आपस में बराबर है, तो हम फॉर्मूले में न जाकर इस तरीके से चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, इन चीजों को 1-2 बार रिवाइज करके देखिए, पहला लेसन देखिए, आपको समझ में आएगा कि हम किस पे बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे अभी कि अगर ये इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट 2 वर्षों का ना होकर 3 वर्षों का हो जाए। अगर 3 वर्षों का हो जाए तो हमें क्या याद रखना है? हमें क्या याद रखना है? आ जाइए चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, 3 वर्षों का हो जाए तो आपको कोफिशिएंट क्या याद रखने हैं? 3 3 1। कोफिशिएंट क्या याद रखने हैं? 3 3 1। और यहां पर सिस्टम क्या यूज करना है? r² r³। ठीक है, 3 3 1। ओके, अब मैंने कहा, मैंने एक सवाल आपके सामने रखा कि राम की सैलरी
10% इंक्रीज करता है एनुअल, तो 3 वर्षों के बाद टोटल इंक्रीजमेंट क्या होगा? 3 वर्षों के बाद टोटल इंक्रीजमेंट क्या होगा? ठीक है, राम की सैलरी 10% हर वर्ष बढ़ती है, तो 3 वर्षों के बाद टोटल इंक्रीजमेंट क्या होगा? ठीक है, तो हमको आर पकड़ना था, पकड़ लिए, आर पकड़ लिए मेरे भाई, आ जाइए। अब 3 वर्षों के लिए फॉर्मूला क्या लिखा है? ठीक है, चलिए आ जाइए। आर का वैल्यू 10, 10 तिहाई, आर का वैल्यू 10 का स्क्वायर 100 गुणे 3, आर का वैल्यू 10 का क्यूब 1000 गुणे 1, हाँ या ना? हाँ या ना मेरे भाई? आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ, तो ये 2 जीरो आपको यहां रख लेना है, और 2 अंक, क्योंकि हर स्लैश से आपको 2 अंक लेना है, मैं पहले से कह रहा हूं, तो यहां से 2 अंक ले लिया, 2 जीरो, और जो 10 बचा वो आगे गया। जब 10 आगे गया तो ये 300 और 10 310 हो जाएंगे, तो 310 में से अगर मैं लूंगा तो 2 ही वर्ड यहां से भी लूंगा, अब जो बचा वो आगे चला जाएगा, तो कितना हो गया? 30 3 33, इतना लिख लिए, इतना लिख लिए मेरे भाई। अब आप देखिए स्लैश कितनी जगह पर लगा है? 2 जगह पर लगा है, तो हर स्लैश के कारण 2 अंक पर दशमलव, हर स्लैश के कारण 2 अंक पर दशमलव, तो कुल कितने अंक पर दशमलव लगेगा? 4 अंक पर दशमलव लगेगा, तो टोटल इंक्रीजमेंट कितने का हो गया? 33.1% का। टोटल इंक्रीजमेंट कितने का हो गया मेरे भाई? 33.1% का। बोलिए हाँ या ना? हाँ नाम यहां आंसर आप देते जाइए, ठीक है, हमारा उत्साह बना रहेगा। आइए चेक करते हैं। अगर ध्यान दीजिए, अगर 12% के दर से, अगर 12% के दर से इंक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है 12% के दर से पर ईयर, हर वर्ष 12% के दर से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। 3 वर्षों के बाद, 3 वर्षों के बाद टोटल इंक्रीजमेंट क्या होगा? 3 वर्षों के बाद टोटल इंक्रीजमेंट क्या होगा? आइए देखते हैं। जब कोई 3 वर्ष के लिए सक्सेसिव पूछे और आर एक जैसा हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको ये स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है, और इसमें कोफिशिएंट क्या भरना है? 3 3 1, और लगा देना है स्लैश। ओके, आर कितना है मेरे भाई? 12, तो 12 गुणे 3, 12 गुणे 3 आप कहेंगे सर 36, 12 का स्क्वायर मेरे भाई 144, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144, 144 गुणे 3 करें तो देखो 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 इक्के 3, सही है? सही है। अब यहां 1 का गुणा है तो कोई फर्क नहीं है, बस 12 का क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन वाले वीडियो में जाओ, बहुत सारी चीजें आपको वहां पर हमने सिखा रखी है क्यूब और स्क्वायर के बारे में, तो वहां आप सीखेंगे, तो उन चीजों को आप सीख सकते हैं, हमने पूरे क्रम से इसीलिए चीजें दी हैं। ठीक है, तो अब यहां से हर जगह से हम 2 वर्ड उठाएंगे, और ये 17 हम भेज देंगे आगे। यहां से लेंगे तो 7 2 9, 3 1 4, अब ये 4 कहां चला जाएगा? आगे, तो 36 4 40, कितने स्थान पे स्लैश लगा है तो कितने अंक पर दशमलव लगेगा? तो अगर 12% के दर से हर वर्ष किसी शहर की जनसंख्या बढ़ रही है, तो 3 वर्षों में टोटल इंक्रीजमेंट कितना हो जाएगा? 40.4928, 40.4928। ओके, उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही है। अगर इन बातों को आप थोड़ा सा समझ पाए हैं तो आप ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने पिरामिड बनाया है, और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने 2nd ईयर 3rd ईयर क्यों लिखा था। अब अगर कोई 4th ईयर के लिए आपसे इंक्रीजमेंट पूछे तो आपको क्या करना है? आर के साथ क्या करना है? आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर पावर 4। कॉफिशिएंट क्या जाएंगे? 4 6 4 1। कॉफिशिएंट क्या जाएंगे? 4 6 4 1।
मगर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मगर अगर आप चाहें तो आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं और जितना चाहें आप आगे जा सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कोई नहीं कर पाएगा। यही है कंपटीशन। अगर इस तरीके को जानने के बाद आप नहीं कर पाएंगे, अगर कोई वर्ड ऐसा आ जाता है कि तरीके जानने के बाद भी आप नहीं कर पाते हैं, तो बेटा कोई नहीं कर पाएगा उसको। हम आपको सारे तरीके सक्सेसिव परसेंटेज निकालने के बता रहे हैं, हर आधार पर, हर तरीके से। आपको चीजों को पकड़ना है, एक दो बार रिवाइज करके देखना है और खुद करने की कोशिश करनी है। अगर इससे आप ये रहते हैं कि भैया चलो हम जो सीखे हैं उससे हमारा काम चल रहा है, तो चलने दीजिए, ये आपके लिए काम नहीं करेगा। आपको क्रम से चीजें सीखनी पड़ेंगी, तो उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि सक्सेसिव इंटरेस्ट निकालने का यह तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा, जहां पर एक्स और वाई आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो ये अभी तक हमने क्या बात करी? अभी तक हमने आपको केवल कंपाउंड इंटरेस्ट का नेचर समझाया, और कंपाउंड इंटरेस्ट के नेचर से ही सक्सेसिव वर्ड निकल कर आया था, और सक्सेसिव हो जाने पर हम किन किन समस्याओं से हमारा सामना हो सकता है और हर समस्याओं को हमें कैसे टैकल करना है, रेशियो से, फार्मूले से, या इस तरीके से सारी चीज़ों को हमने देखा। अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट की टर्मिनोलॉजीज में चलता हूं और धीरे धीरे उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है उनको डेवलप करता हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल कॉपी पेन लेकर हमारे साथ बने रहेंगे। आप कॉपी पेन लेकर हमारे साथ बने रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, थोड़ा सा काम साथ के साथ कर रहे हैं आपके वीडियो अपलोड करने का, तो क्योंकि सब कुछ अभी अकेले ही करना पड़ता है, देयर इज नो सहयोगी। और आपका प्यार स्नेह मिलता रहे तो हम आगे चलेंगे, चीज़ें और दूसरे दिशा में ले जाएंगे निश्चित रूप से। ठीक है, सक्सेसिव नेचर पे हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे ट्रेडिशनल फॉर्मूलेस की। ओके, आ जाइए। ट्रेडिशनल फार्मूले की तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है। इसी रेट पर ही सक्सेसिव नेचर आया था जिसके लिए अभी तक हमने चर्चा करी, और टाइम क्या होता है, और बाकी की ये सारी चीजें हम सिंपल इंटरेस्ट में अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अपने आप को रिकॉल कर लीजिए, अपने आप को रिकॉल कर लीजिए। अब बस बड़े आसानी से आपको आपने बचपन से एक चीज सीखा होगा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसका जो मिश्रधन होता है उसका फार्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर n। क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर n। याद रखिए, जो आपका चक्रवृद्धि, देखो अभी हम जो भी काम कर रहे हैं बहुत आसानी से मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर चीज हम बात कर लें ताकि आपके दिमाग में बातें बनी रहें। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज फॉर फर्स्ट ईयर, एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। ठीक है, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। यानी एक सालों में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई भी अंतर नहीं होता। ठीक है, उसके बाद ये चीजें आप लिख लेंगे। उसके बाद आपको ध्यान देना है, ये फॉर्मूला हमने बचपन से पढ़ रखा है कि मिश्रधन बराबर मूलधन गुणे एक धन, ये क्या है, मूलधन गुणे एक धन दर बटे 100 के पावर n। ये n क्या है मैं समझा दूं आपको। देखो, अगर रेट एनुअल है, वार्षिक, अगर रेट एनुअल है और टाइम भी आपको होल ईयर में दिया हुआ है, होल ईयर में दिया हुआ है, ठीक है, तो n बराबर टाइम ही होता है। अगर रेट एनुअल है और टाइम आपको होल ईयर में दिया है तो n बराबर टाइम होता है। यानी अगर मैं 10% की दर से 2 वर्ष के लिए किसी को पैसा दूं तो n क्या हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। ओके,
अब मैं 10% के दर से 2 वर्ष के लिए पैसा दूं, मगर ब्याज क्या करूं, छमाही संयोजित करूं। यह बात आपको बार बार चुभेगी, आपके सामने आएगी। देखो फिलहाल तो बात यही है कि हम किसी को पैसा देते हैं तो वार्षिक रूप से उसका रेट इंटरेस्ट तय करते हैं, मगर कोई कोई व्यक्ति होशियार होता है, जिसको हम आगे देखेंगे, सवालों में भी देखेंगे, कि सिंपल इंटरेस्ट में आप 1 महीने का ब्याज लो, 6 महीने में ब्याज लो, 1 साल में ब्याज लो, 3 साल में ब्याज लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर ब्याज कंपाउंड करने का, चूंकि ब्याज मिलता नहीं है, मूलधन में जुड़ जाता है, तो ब्याज कंपाउंड करने का अगर हम ईयर बदलते हैं, टाइम बदलते हैं, पीरियड बदलते हैं, तो उसका इफेक्ट पड़ता है। वो हम सवालों में देखेंगे। अभी ये समझिए कि मैंने 10% वार्षिक पर पैसा दिया, कहा भैया 10% साल का लूंगा, आपने कहा सर ठीक है, 2 वर्ष के लिए दूंगा, ये भी ठीक है, मगर क्या करूंगा कि हर 6 महीने में जितना ब्याज होता है उसे कंपाउंड कर दूंगा। इसे कहते हैं ब्याज का अर्धवार्षिक संयोजित होना। ठीक है, हर 6 महीने में जितना ब्याज मेरा होता है वो मेरे मूलधन में जोड़ते जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि जब मैंने आपको 10% वार्षिक ब्याज कहा था और आप 6 महीने में पैसा मांगेंगे तो मैं 5% ही दूंगा। अगर 10, ये तो आपने सिंपल इंटरेस्ट में भी देखा था कि अगर आप 10% के दर से मुझको पैसा देते हैं और आप 6 महीने में ही मांगेंगे तो मैं 5% के दर से दूंगा। मगर ध्यान रखिएगा, ये समय कितना था, 2 वर्ष, और 6 महीनों में अगर आप पैसा जोड़ेंगे तो इस 2 वर्ष में ऐसी 4 टर्म बन जाएंगे। 2 वर्ष में कितने टर्म बन जाएंगे, 4 टर्म। 2 वर्ष में कितने टर्म बन जाएंगे, 4 टर्म बन जाएंगे। 6 महीने के 2 वर्ष में कितने टर्म बन जाएंगे, तो n क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। बस ये याद रखना है, n इज नॉट टाइम। n समय नहीं है, अपितु क्या है, पीरियड है। अब दोनों में अंतर है। जैसे मैंने किसी को 3 वर्ष के लिए पैसा दिया, ठीक है, मैंने किसी को 3 वर्ष के लिए पैसा दिया, कितना पैसा दिया, कुछ भी दिया, 12% के रेट पे। मैंने किसी को 3 वर्ष के लिए पैसा दिया 12% के रेट में, और बात यह कर ली कि भैया हर 9 महीने में आप मुझको मेरा ब्याज कंपोजिट कर देना, मतलब मेरे मूलधन में जोड़ देना। 3 वर्ष का मतलब मेरे लाल 36 महीना होता है, और अगर 9 महीने पर मैं पैसा लूंगा तो ऐसे 4 टर्म बन जाएंगे। तो मेरा n 3 नहीं होगा, मेरा n क्या होगा, 4 होगा। हम ये ध्यान देंगे कि दिए गए समय में ब्याज कितने समय में लिया जा रहा है, ब्याज जितने में समय में लिया जा रहा है उसके हिसाब से पीरियड क्या बन रहा है, तो जो पीरियड बनेगा वही हमारा n होगा। ये याद हमेशा हमको रखना है, जो पीरियड बनेगा वही n होगा। जैसे मैं किसी को 4 वर्षों के लिए पैसा दे दूं, मगर 8, देखो 4 वर्ष के लिए पैसा दे दिया है, मगर 8 माह में ब्याज संयोजित करूंगा, हर 8 महीने में आपसे ब्याज मांगूंगा, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि 4 साल का मतलब 48 महीना, और हर 8 महीने में अगर ब्याज लेगा तो 6 पीरियड बनेगा। तो n मेरा क्या हो जाएगा मेरे भाई, n मेरा क्या हो जाएगा मेरे भाई, बात समझ में आ रही है। मैंने किसी को 2.5 वर्ष के लिए पैसा दिया, मैंने किसी को 2.5 वर्ष के लिए पैसा दिया, 2.5 वर्ष के लिए, मगर क्या कहा कि हर 6 माह में मैं क्या करूंगा, ब्याज संयोजित करूंगा। तो पहले आप चेक करिए कि 2.5 वर्ष में महीने कितने होते हैं, आप कहेंगे सर 30 महीने होते हैं, और 6 माह का मेरा हर 6 माह में मैं ब्याज लूंगा, तो इस तरीके से पीरियड कितने बनते हैं, तो मेरा n कितना हुआ। ये बात आपको समझ में आ रही है, ये बात आपको समझ में आ रही है कि n क्या होता है। मैं हर सेगमेंट में जा रहा हूं, जहां जा रहा हूं एक स्पेसिफिक वर्ड आ रहा है उसको समझा दे रहा हूं, तो हर स्पेसिफिक वर्ड को आप अच्छे से समझते चलिए। तो n का मतलब किससे है, समय से नहीं है, n का मतलब किससे है,
पीरियड से है, और पीरियड कैसे डिफाइन होगा, जब वो बताएगा कि वो ब्याज कितने समय में लेगा। ये तो कहने की बात है कि मैंने तुमको 5 साल के लिए पैसे दिए हैं। अगर मैंने किसी को 5 साल के लिए पैसे दिए हैं, यानी मैंने 60 महीने के लिए पैसे दिए हैं, और मैंने उससे कह दिया कि भैया 5 साल के लिए पैसे ले जाओ, मगर हर 6 महीने में मेरा ब्याज कंपोजिट कर देना, तो हर 6 महीने में ब्याज कंपोजिट करना है तो 6 से भाग करो, तो कितने पीरियड बने, तो n कितना हुआ मेरे भाई। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और कहीं पीरियड की बात नहीं करेगा, जब पीरियड की बात नहीं करेगा कि 6 महीने में संयोजित करूंगा, 9 महीने में संयोजित करूंगा, 1 महीने में संयोजित करूंगा, 8 महीने में संयोजित करूंगा, ऐसी बात अगर नहीं करता है तो हमेशा हमको क्या समझना है कि वार्षिक संयोजित कर रहा है, यानी हर वर्ष ब्याज संयोजित होगा, जो नियम है वार्षिक संयोजित कर रहा है। और जब ब्याज वार्षिक संयोजित होगा तब ही TN के बराबर होगा। जब ब्याज क्या होगा, वार्षिक संयोजित होगा, तब ही TN के बराबर होगा। यह कॉमन चर्चा की बात आपसे कर रहा हूं कि आप हाथ पे हाथ रख के आराम से चीजों को समझिए और सुनिए। बोर्ड का यूज केवल मैं अपने एक्सप्रेशन को छापने के लिए कर रहा हूं, यहां पर कोई सीक्वेंस मैंने नहीं बनाया। मैंने आपको पीरियड समझाने की बात करी, एन की बात करी, और एन को पूरी तरीके से समझा रहा हूं। इसके साथ साथ आप याद रखिएगा कि जब जब एन डिफरेंट होगा, जैसे समय जो भी है, जब जब n डिफरेंट होगा तब तब r भी डिफरेंट होगा। जैसे मैंने किसी से वादा किया था कि 12% वार्षिक पर ब्याज देना है, 12% वार्षिक पर ब्याज देना है, और मैं उससे 6 महीने में संयोजित करने की बात करूंगा तो वो 6% ब्याज ही देगा। अगर मैं हर वर्ष हर महीने संयोजित करने के लिए कहूंगा तो वो 1% ब्याज ही देगा। अगर मैं उसे 1.5 वर्ष में संयोजित करने के लिए कहूंगा तो वो 18% ब्याज ही देगा। ठीक है, तो ब्याज वार्षिक दिया गया है तो आप हर महीने का कंडीशन समझ लीजिए। अब कितने समय में वो संयोजित करेगा उतना % आप उसको दीजिए। जैसे 12% वार्षिक है तो 1% क्या हुआ, मासिक हुआ, तो 6 महीने का कितना हुआ, 1.5 साल का कितना हुआ, 3 महीने का कितना हुआ, 4 महीने का कितना हुआ, 9 महीने का कितना हुआ, 8 महीने का कितना हुआ। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। तो ये भी आपको समझ के रखना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमें आपसे बहुत अच्छी चर्चा करनी है, क्योंकि अगर आप मिश्र धन, मूलधन, रेट, इंटरेस्ट सब कुछ समझते हैं, आपने सक्सेसिव नेचर भी समझ लिया, ठीक है, तो अब थोड़ी सी हम आपसे चर्चा करेंगे मेरे भाई इसके और बातों पर। ठीक है, जैसे पिछला मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये फार्मूला चूंकि हमने बचपन से पढ़ रखा है, इस फार्मूले में आर और एन थोड़ी सी नौटंकी करते हैं, वो सवाल आने दो, मैं समझाता जाऊंगा। जो बातें मैंने अभी पीछे एन और आर के लिए समझाई हैं वही चीज अप्लाई करनी है, और जो बच्चा उनसे खेलना जान गया उनके लिए कभी कोई चीज कठिन नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये मिश्रधन है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़े आपको, इस फार्मूले से अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़े तो आपको क्या कर देना है, मिश्रधन माइनस मूलधन करना होता है। तो अगर मिश्रधन ये है और उसमें से माइनस मूलधन करूंगा तो पी ही तो करूंगा, तो पी कर लो कॉमन। अगर पी कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा, 1 + r/100 पावर n, और यहां क्या बच जाएगा 1। तो ये भी आपको याद रखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, और एन और आर के बारे में जो बातें समझाई हैं उनको प्रॉपर तरीके से अपने दिमाग में बनाकर रखिए। ठीक है, इतनी चीजें आप रखिए। अब मैं आपसे थोड़ा सा बहुत एडवांस लेवल का, चूंकि देखिएंगे आप ध्यान देंगे, मैं बहुत छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी से, फार्मूले से, हर चीज से अवगत करा रहा हूं। अब थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल की एक चीज समझा दे रहा हूं। अगर इतनी चीजें आप प्रॉपर जानते हैं तो कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई सवाल उनसे बाहर नहीं जाता है। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा सवाल हमको बिना उलझे फार्मूले से करना चाहिए, कौन सा हम पिरामिड मेथड से करें, कौन सा हम रेशियो मेथड से करें, कौन सा हम फार्मूले से करें, और किन प्रश्नों को अब हम इन एडवांस तरीकों से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये समझना है आपको, बहुत ध्यान देना है इन चीजों पर। आ जाइए फटाफट से मेरे साथ कि एडवांस चीजें क्या हैं। चलो, अब मान लो कि मैंने किसी व्यक्ति को 100 रुपया उधार दे दिया। कितना रुपया दे दिया, 100 रुपया। किस दर से दे दिया, 10% की दर से। ठीक है,
तो अब देखिए, पहले ध्यान दीजिए, अगर ये मेरा मूलधन है, अगर ये मेरा मूलधन है, ठीक है, ध्यान दे दें, चलिए, अगर मैं 10% ब्याज लूंगा तो अगले वर्ष अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी ये तो सभी को पता है कि ये मूलधन है, तो 1 वर्ष के बाद ये अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। अगर 1 वर्ष के लिए मैंने पैसे दिए हैं तो बात खत्म। तो कंपाउंड और सिंपल दोनों एक जैसे होते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके हम आगे चलते हैं, अब देखो, अगर मैं इसके आगे 1 वर्ष और गया तो फिर अब 10% काउंट होगा, तो इस पे काउंट होगा, हमने बात करी थी। तो अब जब इस पे काउंट होगा, मैंने क्या कहा, इस पे काउंट होगा, तो ये बन गया मेरा मूलधन, हाँ या ना। अभी ये मूलधन था तो ये अमाउंट बन गया, और अब ये मूलधन बन गया, इसमें हमने पिछले क्लास में भी चर्चा किया था, तो ये अमाउंट बन गया। अब अगर मैं फिर इस पे 10% लेता हूं तो आपने देखा था कि क्या आता है, तो ये मेरा अब मूलधन बन गया और ये क्या बन गया, अमाउंट बन गया। और फिर अगर मैं इस पे 10% लेता हूं, यानी 133.1 पर 10% लेने की बात कोई कह रहा है। 11 का 1331 में गुणा 3 4 6 4 1, 1 दशमलव यहां था, 1 इस दशमलव के कारण लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 146.41। अब बेटा ये हो गया मेरा, इसके लिए देखो, इसके लिए ये अमाउंट है और इसके लिए ये प्रिंसिपल है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके लिए ये अमाउंट है, इसके लिए ये प्रिंसिपल है, इसके लिए ये अमाउंट है, इसके लिए ये प्रिंसिपल है, इसके लिए ये अमाउंट है, इसके लिए ये प्रिंसिपल है, और ये है अमाउंट। मान लो मैंने 4 वर्षों की बात करी, हर वर्ष आपको 10% बढ़ रहा है, हर वर्ष आप 10% बढ़ रहे हैं, हर वर्ष आप 10% बढ़ रहे हैं, हर वर्ष आप 10% बढ़ रहे हैं। और रेशियो का नेचर आपने देखा था कि अगर मुझसे कोई कहता है कि कोई 10% का इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो मैं फटाक से रेशियो में उसको बदल लेता था और कहता था 10 की वस्तु 11 हो रही है। क्या हो रही है? 10 की वस्तु 11 हो रही है, इसका मतलब 10% का इंक्रीजमेंट हो रहा है। और अगर 4 वर्षों तक यह काम करना है तो आप इसको 4 बार लिख लेंगे, हर बार 10 11 हो जाएगी। क्योंकि ये 10 मैंने माना है, यहां जो भी संख्या होगी उसे 10 मानूंगा तो वो संख्या 11 की तरह बन जाए। अगर यहां मान लो 50 है तो 10 किसकी जगह पर है? 50 की जगह पर है, ठीक है। तो 11 क्या होगा? 55 होगा, तो इसका मतलब 50 10% बढ़ गया। ठीक इस तरीके से कोई भी वस्तु 10 से 11 हो जाए, वो क्या होती है? 10% का इंक्रीजमेंट हो जाती है। और 4 बार ये बात हो गई तो 10 का 4 बार गुणा 10,000 हो जाएगा, और 11 का 4 बार गुणा 14,641 हो जाएगा। ये आपके सामने है। अब चूंकि आपको पता है कि मेरा मूलधन क्या है? 100 है, यानी 2 जीरो यहां से निकालना पड़ेगा, तो 2 अंक पर यहां दशमलव रखना पड़ेगा। भाई 2 जीरो निकलेगा कैसे? 100 का भाग करने पर। 100 का भाग दोनों तरफ करेंगे तो यहां तो 2 जीरो जाएगा और यहां पॉइंट बन जाएगा। तो मेरे भाई क्या आ गया? 100 आ गया मेरा प्रिंसिपल। तो 146.41 ये क्या आ गया? मेरा अमाउंट। बोलिए क्या यही चीज हमने यहां पर कर रखा है? क्या हमने यही चीज यहां पर कर रखा है? आप कहेंगे सर बिल्कुल यही चीज कर रखा है। तो मेरे भाई अगर यही चीज यहां पर कर रखा है और इस पर हम पहले से बात कर चुके हैं, तो आ जाइए इसके थोड़े से बढ़िया कॉन्सेप्ट इसके हम अनलॉक करते हैं। ठीक है, कुछ बढ़िया कॉन्सेप्ट इस पर हम अनलॉक करते हैं। आ जाइए, क्या है ये? देखिए, अब आप अपना ये प्रिंसिपल देखिए और ये अमाउंट देखिए। क्या क्या देखेंगे? प्रिंसिपल देखेंगे और अमाउंट देखेंगे। ठीक है, चलिए आराम से देखिए। अमाउंट का प्रिंसिपल से रेशियो क्या आया? अब याद करिए, जब 10% इंक्रीजमेंट की बात हुई थी तभी हमने कहा था ना कि 10 की वस्तु 11 हो जाए, तो बेटा ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट था, तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो तो वही आएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? अब चेक करिए, क्योंकि हर बार हम 10% का इंक्रीजमेंट कर रहे हैं, हर बार 10% का इंक्रीजमेंट कर रहे हैं, तो मैंने क्या कहा कि यह इसके लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो आइए देखते हैं इस अमाउंट और इस प्रिंसिपल का रेशियो।
11 से काटेंगे, 11 11 11 दहम में क्या 11 10 का ही आया? क्या वही रेशियो आया जो प्रिंसिपल अमाउंट में आना था? क्या वही रेशियो आया जो रेट ने बताया था? अगर प्रिंसिपल और सॉरी अमाउंट और प्रिंसिपल का ये रेशियो आ रहा है, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तो बिना कहे आप समझ गए कि एक इंटरेस्ट होगा। एक इंटरेस्ट है, 10 प्रिंसिपल है, तो रेट क्या हो गया मेरे भाई? क्या इसी से हमको समझ में आ गया? जैसे मुझको ये देखो, ये कौन सा साल है? देखो ये पहला साल था, ये दूसरा साल है, दूसरा साल पहला साल, तो दूसरे साल का अमाउंट और पहले साल का अमाउंट, दूसरे साल का अमाउंट और पहले साल के अमाउंट में क्या रेशियो आया? अगर मैं इसको प्रिंसिपल सॉरी अमाउंट और इसको प्रिंसिपल मानूं तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 1 और बटे प्रिंसिपल 10, क्या रेट यहां से भी डिफाइन हो सकता है? अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये इसके लिए प्रिंसिपल था। तो अगर किसी क्रम में आप 10% से या जो भी परसेंट से आप इंक्रीजमेंट कर रहे हैं, तो किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव ईयर में अमाउंट का रेशियो वही होगा जो पहले वर्ष में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो था, या जो रेट में इंटरेस्ट का रेशियो है, यानी इंटरेस्ट का प्रिंसिपल से रेशियो, वही रेशियो निकल कर आएगा। चलिए चेक करिए, आराम से चेक करिए। ये तीसरे साल का अमाउंट है, ये दूसरे साल का अमाउंट है। तीसरे साल के अमाउंट के लिए दूसरे साल का अमाउंट प्रिंसिपल का रोल प्ले करता है। यहां 0 बढ़ाकर यहां से दशमलव हटा दीजिए, 11 से काटेंगे तो यहां 21 और यहां आएगा 110, फिर काटेंगे तो यहां आएगा 11 और यहां आएगा 10। तो 11 10 क्या फिर से 1/10 यानी 10% देने के लिए तैयार हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। यानी आप देख रहे हैं कि किन्हीं भी दो क्रमागत कंसेक्यूटिव ईयर, किन्हीं भी दो क्रमागत कंसेक्यूटिव ईयर के अमाउंट में अगर आप क्या करते हैं, रेशियो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो आप हर बार अपना रेट निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपसे कहा जाए कि 37वें वर्ष का अमाउंट, 37वें वर्ष का अमाउंट और 38वें वर्ष का अमाउंट, ठीक है, ध्यान दो, 37वें वर्ष का अमाउंट और 38वें वर्ष का अमाउंट, ठीक है, ध्यान दीजिए। 37वें वर्ष का अमाउंट है 1100 और 1000 और 38वें वर्ष का अमाउंट है 1100। तो ध्यान दीजिए, 38वें वर्ष का 37वें वर्ष से जब आप रेशियो निकालेंगे तो ये अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो होगा फॉर फर्स्ट ईयर। दैट मींस इंटरेस्ट हुआ, ये प्रिंसिपल हुआ, यानी ये हुआ रेट। बात आपको समझ में आई? आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, केवल ये ध्यान देना है कि ये लगातार साल है क्या। तो अगर 2 लगातार सालों का अमाउंट दिया है तो 2 लगातार सालों के 2 लगातार वर्षों के अमाउंट का रेशियो हमेशा प्रिंसिपल और फर्स्ट ईयर रेशियो के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है आपको? 2 लगातार वर्षों के अमाउंट का रेशियो हमेशा प्रिंसिपल और फर्स्ट ईयर अमाउंट के रेशियो के बराबर होगा। फर्स्ट ईयर अमाउंट के रेशियो के बराबर होगा। समझ रहे हैं इस बात को आप? समझ रहे हैं आप इस बात को? इसी बात को मैं यहां समझाने का प्रयास कर रहा था, ठीक है, इसी बात को मैं यहां समझाने का प्रयास कर रहा था। अब इसके आगे मेरे भाई मैं आपको फिर से ही स्ट्रक्चर बनाकर चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। 100 रुपए को मैंने 10% के दर से दिया,
पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष। ठीक है, ये क्या है और ये क्या है? सेकेंड ईयर अमाउंट है, सेकेंड ईयर अमाउंट है। इनका रेशियो क्या होता है? इनमें अंतर कितने का है? 2 वर्षों का। इनमें अंतर कितने का है? 2 वर्षों का। तो इनका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। इनका क्या निकाल दीजिए? स्क्वायर रूट। क्या आपको रेट पता चल जाएगा? चेक करिए। आप कहेंगे स्क्वायर रूट क्यों निकाला? ये आते कैसे थे इनको? शुरुआत में आप याद होगा, आपको बताया था मैंने कि अगर मैं किसी को 10% के दर से किसी को मैं पैसे देता हूं तो आप इसको 1/10 समझते हैं, यानी 10 की वस्तु को 11 होना समझते हैं। और 2 वर्षों के लिए अगर ये काम होता है तो आप इनका गुना करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इनके गुना से यहां ये आएगा, यहां ये आएगा, यानी 2 वर्षों में अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच में जो एक्चुअल में रेशियो होता है, अगर उसका स्क्वायर रूट निकल दिया जाए तो प्रिंसिपल और अमाउंट के पहले वर्ष का रेशियो निकल आएगा। बोलिए हाँ या ना? ठीक इसी तरीके से अगर 10 का 11 3 वर्षों तक हुआ है, 10 का 11 3 वर्षों तक हुआ है, तो हम क्या करते हैं? यही तो करते हैं। अगर ये प्रिंसिपल और अमाउंट का 3 वर्षों का रेशियो है और ये 3 वर्षों के लिए है, तो इनका क्यूब रूट निकाल दें तो क्या हमको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो नहीं मिल जाएगा? मिलना चाहिए। बस इसी चीज को, बस यही सारी चीजें हिडन फैक्ट होती हैं। ये जो हिडन फैक्ट, और किस लिए एक अनुभवी फैकल्टी से आपको पढ़ना जरूरी होता है। अच्छे हैं, नए लोग भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, मगर आपको कई हिडन फैक्ट हैं जिनके बारे में बात आप अगर कर लेते हैं तो आप क्या हो जाते हैं मेरे बेटे? आप थोड़ा सा तेज हो जाते हैं। और सारा कंपटीशन में मैटर तेज ही का है, स्पीड का ही सारा मैटर है। एक अध्यापक एग्जाम को नहीं निकाल सकता, क्यों? क्योंकि वह विषय का विशेषज्ञ है, अपने विषय में तेज है। मगर एक स्टूडेंट एग्जाम को निकाल पाता है क्योंकि वो सभी विषय पर समान तरीके का कमांड रखता है। हम आपको स्पेसिफिक नॉलेज देने की कोशिश करें ताकि आप कम समय में ज्यादा प्रश्नों को टैकल करने की एबिलिटी हासिल कर सके मेरे भाई। ठीक है, बस यही चीजों के क्रम में आपको मैं चीजें सिखा रहा हूं। मैंने क्या कहा कि अगर अमाउंट और प्रिंसिपल में 2 वर्षों का अंतर था तो आप उनका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, आपको रेट पता चल जाएगा। क्योंकि बेटा ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? तो a माइनस पी हमेशा क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। वही किया है हमने। आप चेक करिए, यहां क्या है, यहां क्या है? अगर ये दशमलव हटा दूं तो यहां 0 बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। मगर आप चेक करिए कि प्रिंसिपल से इसका डिफरेंस कितना है? 3 वर्षों का। प्रिंसिपल से इनका डिफरेंस कितना है? 3 वर्षों का। अगर 3 वर्षों का डिफरेंस है तो बेटा क्यूब रूट निकाल दो। क्यूब रूट निकाल कर तो देखो, आपको फिर से रेट मिल जाएगा। यानी ध्यान दीजिए, जो रेशियो प्रिंसिपल का अमाउंट से पहले साल में था, वही रेशियो किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव ईयर के अमाउंट में होगा। जो रेशियो प्रिंसिपल का किसी साल के अमाउंट से था, जैसे जो रेशियो प्रिंसिपल का सेकेंड ईयर के अमाउंट से था, अब आप चेक करिए, ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट है और इसके 2 साल बाद कौन आ रहा है? दशमलव हटा दें, 0 बढ़ा दें, दशमलव हटा दें, 0 बढ़ा दें, 11 से काटिए। चेक करिए कि पहले साल के प्रिंसिपल और दूसरे साल के अमाउंट में यही रेशियो था। जो पहले साल के अमाउंट और तीसरे साल के अमाउंट में निकला। क्यों? देखो इनके बीच का अंतर कितना है? 2 साल का है। इनके बीच का अंतर कितना था? 2 वर्ष का। यानी 2 वर्ष के अंतर के बीच में कोई भी 2 अमाउंट के बीच में वही रेशियो निकलेगा जो प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में 2 वर्षों के बीच में था। अब इसका स्क्वायर रूट निकालें तो आप फिर जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? जैसे यहां पर देखिए, यहां पर अमाउंट कितना है? यहां पर अमाउंट कितना है? 146.41। इससे 2 वर्ष पीछे अमाउंट कितना है? 121। दशमलव हटाइए, 2 ठो 0 बढ़ाइए। ठीक है, आराम से 11 से काटिए। 11 कह रही हम 121, 11 इकन्नम 11, 11 तियाई 33, 11 तियाई 33, 11 इकन्नम 11। ठीक है, फिर 11 से काटिए। 11 कह रही हम 121, 11 इकन्नम 11। क्या
इनमें भी वही रेशियो आया जो उनमें 2 वर्षों के बीच में आया था। यानी कहीं भी, कहीं से भी आप 39वें वर्ष और 41वें वर्ष के अमाउंट में रेशियो निकालिए। 41 और 39, इनमें अंतर कितने का है? 2 वर्ष का। आप इनके बीच में रेशियो पहले निकाल लीजिए। जो रेशियो आएगा उसका आप हमेशा ध्यान देंगे तो वह रेशियो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो ही होगा जो पहला साल यानी प्रिंसिपल का पहले साल के अमाउंट से होना था, सॉरी दूसरे साल के अमाउंट से होना था, क्योंकि इनमें अंतर कितने का है? 2 वर्षों का है। तो अगर हम 2 वर्षों में प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का रेशियो पा जाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकालकर हम रेट पता लगा सकते हैं। हाँ या ना? क्या क्या आपने सीखा कि स्ट्रक्चर से ये बात पता चल रही है कि जो प्रिंसिपल का पहले साल के अमाउंट से रेशियो होगा वही किन्हीं 2 कंसेक्यूटिव ईयर के अमाउंट के बीच में रेशियो होगा। जो प्रिंसिपल का सेकेंड ईयर से रेशियो होगा, सेकेंड ईयर के अमाउंट से रेशियो होगा, वही रेशियो किन्हीं 2 अमाउंट के बीच में होगा जिनके बीच का अंतर 2 साल का हो। ये 2 चीजें आपने समझी? ये 2 चीजें समझी आपने? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको थोड़ा सा चीजें उलझा रही होंगी, इसीलिए बहुत आसानी से, बहुत आराम से बात करने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई। आप इस चीज को 1, 2 बार, 3 बार रिवाइज करके देखेंगे और जब मैं सवाल कराऊंगा इन पर तब आपको ज्यादा बातें इस पे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अभी आप आराम से इन चीजों को समझते चलिए। मैं पहले थ्योरेटिकल पार्ट करा दे रहा हूं, उस पर आपको बातें समझा दे रहा हूं। प्रश्न जो प्रीवियस ईयर है उन पर इनको अप्लाई करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार और चेक करिए कि 100 का इंटरेस्ट कैसे बनता है 10% की दर से। यही बातें हैं, यही बातें हैं। चलिए अब थोड़ा सा चेक करिए मेरे भाई, यहां इंटरेस्ट कितना आया है, यहां इंटरेस्ट कितना आया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तो प्रिंसिपल था तो यहां इंटरेस्ट कितना आया, तो यहां इंटरेस्ट कितना आया। तो ध्यान दे, अगर मैं पूछूं केवल इस वर्ष इंटरेस्ट कितना आया, ये कौन से वर्ष का इंटरेस्ट था, ये कौन से वर्ष का इंटरेस्ट था, यानी 2 लगातार वर्षों का इंटरेस्ट 11 और 10 है। क्या यही रेशियो अमाउंट का प्रिंसिपल से था? चेक करिए बहुत आसानी से। 2 लगातार वर्षों के इंटरेस्ट का जो रेशियो है, क्या वही रेशियो अमाउंट और प्रिंसिपल का था? देखिए, रीच कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए पेशेंस रखना पड़ता है। मैं भी समय दे रहा हूं इन चीजों में, आप आराम से चीजों को सीखिए, ध्यान दीजिए। मैं 3 स्तर की चीजें आपको समझा रहा था, लगातार वर्षों के लिए, गैपिंग ईयर के लिए। अब मैं अभी तक तो प्रिंसिपल और अमाउंट का अमाउंट से रेशियो निकाल रहा था, अब मैं इंटरेस्ट का इंटरेस्ट से रेशियो निकाल रहा हूं। बहुत ध्यान से समझिएगा कि यह केवल, मगर ये याद रखिएगा, ये पहले वर्ष के, ये दूसरे वर्ष के इंटरेस्ट का रेशियो है। 2 वर्षों के इंटरेस्ट का पहले वर्ष के इंटरेस्ट से रेशियो नहीं है, ये याद रखिएगा। 2 वर्षों का इंटरेस्ट और दूसरे वर्ष का इंटरेस्ट, दोनों में अंतर है। 2 वर्षों का इंटरेस्ट 21 रुपया था और केवल दूसरे वर्ष का इंटरेस्ट 11 रुपया था। जैसे यहां देखिए, 3 वर्षों का इंटरेस्ट कितना है और केवल तीसरे वर्ष का इंटरेस्ट कितना है, हाँ या ना? केवल तीसरे वर्ष का इंटरेस्ट ये है, 3 वर्षों का इंटरेस्ट ये है। ये 3 वर्षों का इंटरेस्ट है और ये तीसरे वर्ष का है। तो तीसरे वर्ष के इंटरेस्ट का आप दूसरे वर्ष के इंटरेस्ट से रेशियो निकालिए। 11 गेरहियम 121, 11 धम्मा। आप क्या देख रहे हैं, हर बार आपको वही रेशियो मिल रहा है जो अमाउंट का प्रिंसिपल से मिलना चाहिए था। हर बार आपको वही रेशियो मिल रहा है जो अमाउंट का प्रिंसिपल से होना चाहिए था। अभी मैं उलझिए ना इसलिए समझा रहा था इस बात को कि आप चाहिए तो इस वर्ष के इंटरेस्ट में से इस वर्ष का इंटरेस्ट निकाल दीजिए और फिर सीधे आप इनका जो है अगर ध्यान देंगे तो 11 दहम में 110 सीधे सीधे रेट आ जाएगा। मगर कोई बात नहीं, अगर आप अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो भी निकाल लेते हैं तब भी आप रेट निकाल लेंगे आराम से, ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये बात आप समझ पा रहे हैं कि किन्हीं 2 लगातार वर्षों के इंटरेस्ट में भी वही रेशियो आ रहा है जो रेशियो मेरे भाई पहले वर्ष के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में आया था। अब जैसे पहले वर्ष के
पहले वर्ष के प्रिंसिपल और दूसरे वर्ष के अमाउंट में क्या रेशियो था? इतना था। अब यहां चेक करिए, तीसरे वर्ष का इंटरेस्ट कितना है और पहले वर्ष का इंटरेस्ट कितना है? सही लिखा है मैंने? आप कहेंगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि तीसरे वर्ष का इंटरेस्ट है और पहले वर्ष का इंटरेस्ट है, क्या वही रेशियो मिला? इनमें 2 वर्षों का अंतर था, तो जो 2 वर्षों के अंतर पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो था, वह 2 वर्षों के अंतर पे इंटरेस्ट का इंटरेस्ट से भी वही रेशियो निकला। क्या ये बातें आप समझ पा रहे हैं मेरे भाई? छोटी मोटी बातें हैं जिनको आपको क्रम से लगाकर एक एक चीज को बार बार रिवाइज कर करके समझना है। मैं शुरू से ये कह रहा हूं कि प्रिंसिपल का अमाउंट से जो रेशियो होगा वही रेशियो अमाउंट का अमाउंट से होगा, चाहे 1 साल का चाहे 2 साल का, और वही रेशियो जो प्रिंसिपल का अमाउंट से होगा वही रेशियो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट से भी होगा, किन्हीं 2 कंसेक्यूटिव ईयर में या गैपिंग ईयर में। अगर पहले वर्ष के प्रिंसिपल का दूसरे वर्ष के पहले, केवल प्रिंसिपल मतलब पहला वर्ष नहीं होता, 0 ईयर, प्रिंसिपल का दूसरे वर्ष के अमाउंट से जो रेशियो आएगा 2 वर्षों, किन्हीं 2 वर्षों के अंतर पर इंटरेस्ट का रेशियो भी वही होगा, अमाउंट का रेशियो भी वही होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको केवल समझानी थी। इस चीज को आप थोड़ा सा रिवाइज करके 1, 2 बार 3 बार समझेंगे तो बातें आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, आपको बातें पूरी तरह से समझ में आ जाएंगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई। ठीक है ना? और धीरे धीरे हम सवाल करेंगे तो सवालों से आपको और ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सवालों से आपको और ज्यादा चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। उम्मीद करता हूं ये बातें जितने पेशेंस से मैंने समझाई उतने पेशेंस से आपने इनको ऑब्जर्व किया होगा, और इन चीज़ों को आप रिवाइज करके 2 बार पढ़िएगा, आपका कॉन्सेप्ट बहुत रीच हो जाएगा। और इसके बाहर जो हमने चर्चा कर लिया कॉन्सेप्ट का, इसके बाहर कहीं कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं। इसी पर हम सारे कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे, जो डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, सारी चीज़ें हम ले आकर आपको इस पर सिखा देंगे। ठीक है, अब बात आती है हम सवालों को धीरे धीरे करें और सवालों से हम चीज़ों को और सीखेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए, आ जाते हैं सवाल पर। पहला सवाल, आज का पहला सवाल आपके लिए, टाइम भी काफी हो गया है, मैं 2-3 सवाल फटाफट से कराऊंगा आपको, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कितने वर्षों में 800 रुपए 5% प्रतिवर्ष की दर से 882 रुपए हो जाता है? ठीक है, कितने समय में? देखो 800 से कोई वर्ष 882 हो जाएगा, कोई पैसा यानी 82 रुपया का उसको इंटरेस्ट मिलेगा। 82 रुपया का इंटरेस्ट कितने पे मिल रहा है? 800 पे मिल रहा है। अगर हम देखें तो हम देखिए क्या देखते हैं कि अगर इसको हम 8 से काटें तो 100 होगा, इसको 8 से काटें तो 8 दहम में 80, 2 बचा, दशमलव लगा दिया, 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 बचा, 40 हो गया, 8 पंचे 40। तो कितना इंटरेस्ट मिला है मेरे भाई? कितना इंटरेस्ट मिला है मेरे भाई? इतना इंटरेस्ट मिला है, क्योंकि 10.25/100 मतलब इतना % इंटरेस्ट टोटल मिला है। अगर 800 रुपया 882 होता है तो इंटरेस्ट कुल कितना मिलता है? 10.25। और इंटरेस्ट हर वर्ष कितना मिल रहा है? 5% मिल रहा है। तो चेक करो 2 वर्ष का इंटरेस्ट क्या होगा? ये कैसे समझ में आया मुझको? केवल 10.25 से, कि 5 को 2 बार जोड़ेंगे तो 10 तो आ ही जाएगा, और इसको काट देंगे तो 10.25, तो 10.25 किसकी वैल्यू आ गई? ये समय की।
तो समय कितना वर्ष, हमने चेक करके केवल आपको दिखाया, यहीं पे क्लियर था कि 2 वर्ष। 2 वर्ष का टाइम लगना है। टाइम कितना लगना है? 2 वर्ष का लगना है। अगर 800 रुपये 882 रुपये हो जाता है 5% की दर से, तो 2 वर्ष में ये काम हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। समझ पा रहे हैं बात को? बड़े आसानी से हो गया, क्योंकि आपको पता है कि इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल क्या हो जाता है मेरे भाई? इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल हो जाता है इंटरेस्ट परसेंट। इंटरेस्ट परसेंट क्या आ गया? अब हमको अज्यूम करना था कि अगर 5% प्रतिवर्ष ले रहे हैं तो सक्सेसिव इंटरेस्ट कितने समय में 10.25 हो जाएगा। साधारण ब्याज होता तो 2 वर्षों में 10% होता, तो 0.25 का है आ गया, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट था। ठीक है, इसने मेंशन नहीं किया है, मगर हम इस चीज को समझेंगे, ठीक है, कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ रहे हैं। वर्डिंग की यहां हमने प्रॉब्लम करी है, सवाल प्रॉब्लम नहीं करेगा, वो बताएगा स्पष्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये लेसन आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहा होगा, हेल्दी रहा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इसमें। चीज़ों को रिवाइज करके पढ़ेंगे मेरे लाल, बहुत काम आएगा आपके। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ढेर सारे सवालों के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे बाद में।